Now started the recording. किसी भी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई पॉइंट समझा नहीं हो तो। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो। हाँ पंक्ति। यस सर। तो आज हम पहली बार अब एक चीज डिफाइन करेंगे, दैट इज एरिया वेक्टर। ओके, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन एरिया वेक्टर बाय डिफाइनिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट फॉलोज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, यस। तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। Direction of area vector is defined as perpendicular to the plane. It can be taken any direction perpendicular to the plane inside, perpendicularly inside or outside, कहीं भी ले सकते हो. But throughout the question it should be taken same. मैंने inside लिया तो हमेशा inside ले लो, मैंने outside लिया तो हमेशा outside ले लो. इसका मतलब ये है, आपको यहाँ पे ये रेड वाला फेस दिख रहा होगा. यस। इस रेड वाले फेस के लिए हमने जो एरिया वेक्टर लिया है वो कहाँ लिया है? बाहर की तरफ. तो ये जो टॉप फेस है, राइट, इसके लिए भी हमें परपेंडिकुलर आउटसाइड ही लेना पड़ेगा. तो मतलब कहाँ आएगा? ऊपर आएगा. जो नीचे वाला फेस है इसके लिए भी परपेंडिकुलर आउटसाइड. ऐसा नहीं कि सर हमने यहाँ ऊपर लिया था तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, नहीं, ये नहीं आएगा. क्या आएगा? परपेंडिकुलर आउटसाइड. तो हर फेस के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड ये होगा, इधर वाले के लिए परपेंडिकुलर आउटसाइड ये होगा. समझा क्या? यस। तो एक साइड पे मैंने आउटसाइड लिया है तो हर साइड पे ही आउटसाइड होगा वो. अब एक का आउटसाइड राइट हो सकता है, दूसरे का आउटसाइड लेफ्ट हो सकता है, तो दैट्स कंप्लीटली ओके. समझा क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ वत्सल बोलो. वत्सल, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है पंक्ति? यस सर। ठीक है. अब यही चीज अगर मैं इनसाइड वाला ले लूं एग्जांपल, इधर इनसाइड लिया है तो इधर भी क्या होगा? इनसाइड. इधर भी क्या होगा? इनसाइड. इधर भी क्या होगा? इनसाइड. समझा क्या? यस। ठीक है. तो एरिया वेक्टर हमारे फिजिक्स में दो जगह काम आता है फ्लक्स कैलकुलेट करने के. एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आगे जाके कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? डिनोटेड बाय फाई या फाई ई. इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना फ्लक्स होगा. तो अगर मैं ये प्लेन बना दूं, ये है ना, इस प्लेन से अभी हमें कितनी लाइंस पास होती हुई दिख रही है? 4. यस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया विल गिव अस फ्लक्स. तो 4 आ जाएगा. समझा? यस। अब हमारा फील्ड लाइंस ऐसे ट्रैवल कर रही हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है. ओपन बुक स्ट्रक्चर में ये वाले तो इसके तो परपेंडिकुलर है, राइट. यस। बट दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके लिए ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि कुछ लाइंस तो नीचे से निकल जाएंगी. करेक्ट. यस। जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है उसके लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये एरिया वेक्टर होगा. हाँ। अगर मैंने आउटसाइड लिया तो, राइट. यस। डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ओपन बुक स्ट्रक्चर है. तो ओपन बुक स्ट्रक्चर में जो ग्रीन वाली साइड है वहां से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी एज कंपेयर टू एरिया A1, हाँ। राइट. यस। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स निकालने का सिंपल टेक्निक है, फ्लक्स इज फील्ड लाइंस
या इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, राइट। जहां पे आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो एरिया वेक्टर है, लेट्स से मैंने, है ना, इधर लिया, राइट। यस। तो एंगल कितना आ गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री। हाँ ये cos 180 आ गया, राइट। हाँ। ये यस cos 180 या ये cos 0, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यस। करेक्ट। अब अगर क्योंकि मैंने एरिया यहाँ पे ये लिया है और फील्ड लाइंस कैसे पास कर दी है, ऐसे पास कर दी है, और ये एंगल कुछ होगा इनके बीच में थीटा, हाँ तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ, ई A2 cos थीटा का मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी लेस देन A1 cos थीटा का मैग्नीट्यूड, सॉरी, cos 180 के मैग्नीट्यूड से छोटा। यस। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू एरिया हो या परपेंडिकुलर टू सरफेस हो तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी, हाँ और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हो तो कम फील्ड लाइंस पास करेंगे, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस नीचे से निकल जाएंगे ओपन बुक स्ट्रक्चर में, हाँ। राइट। तो हम यस फ्लक्स कैसे निकाल सकेंगे, हमें ये समझ में आ रहा है कि यार इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स से ज्यादा होगा, तो सिंपल टेक्निक है फ्लक्स निकालने की, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस थीटा विल गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये थीटा से अपने आप मैनेज हो जाएगा, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। समझ में आई क्या बात, यस सर। राइट। हाँ इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, फ्रंट व्यू में एक पीस ऑफ बोर्ड बना रहा हूँ, ये पीस ऑफ बोर्ड है, ठीक है। अब हमें गिवन है पूरे सरफेस पे ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एग्जिस्ट एवरीवेयर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एवरीवेयर। हाँ। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स उतने ही एरिया का लेंगे, इस वाले एरिया का। यस अब अगर इस वाले एरिया का फ्लक्स लेना है तो क्या करें, फील्ड मल्टीप्लाइड में अगर मैं ये एरिया करा दूंगा तो मुझे यही फील्ड, मतलब ये पता पड़ जाएगा कि यार इस एरिया में कितनी फील्ड लाइंस है। हाँ। फील्ड लाइंस विल गिव यू व्हाट, है ना, इन अ यूनिट एरिया कितनी लाइंस पास कर रही हैं। अगर मैंने एरिया ए से मल्टीप्लाई करा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ए में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो उस तरीके से इस चीज को डिफाइन किया गया है कि फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। कोई डाउट, नो सर। किसी और बच्चे को कोई डाउट? तो फ्लक्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, है ना, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम। बोलो पृथ्वीराज, क्या डाउट है बच्चे? सर आपने वो 180 डिग्री वाला किया था, वो लेस देन कैसे किया था आपने, एक बार बता सकते हो? cos 180 की वैल्यू भी -1 आती है, यस सर। उसका मैग्नीट्यूड +1 हो जाएगा, हाँ सबसे और यस ये सर। cos थीटा तो हमेशा ही 1 से छोटा ही होगा ना, हाँ यस यस सर। राइट। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे, मैंने गलती से हाँ ऑफ कर यस दिया सर। आपका। तो ये आ गया, इन जनरल अ पर्सन कैन ड्रॉ n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through given area, but not in case of electric field lines because electric field lines are proportional to charge, right? यस। ऐसे तो आप इनफाइनाइट कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकते हो ना, बट ऐसे नहीं बनती है, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज क्यू पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस आएगी, राइट। यस। अब हमसे पूछ रखा है, a point charge q is placed at the corner of a square side a, find flux through space, राइट। यहाँ पे चार्ज रख दिया पंक्ति, यस सर। ये हमारा सरफेस है, राइट। हाँ यस। एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस। अब इस चीज को इमेजिन करो कि फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस है ना, इस चार्ज से सारे डायरेक्शन में निकलेंगी, यस। राइट। हाँ सारे डायरेक्शन में निकलेंगी तो इस ग्रीन वाले प्लेन से कितनी पास करेंगी,
है पंक्ति? यस सर। कितनी पास करेंगे ये सोचना है आपको। हाँ आइडिया लग रहा है क्या कुछ? ऑनेस्टली जवाब दो। आज नहीं लग रहा तो मना कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं ऐसा। नहीं, मतलब पता था, बट मतलब इसमें कितनी फील्ड लाइन्स आएंगी मुझे वो नहीं पता। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ ये हमारा एक प्लेन है, स्क्वायर, राइट? हाँ यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया इस जगह, ठीक है? हाँ दिस फिंगर। अब इस फिंगर का पे जो चार्ज है, फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, सब जगह निकलेगा, हाँ करेक्ट? इस यस प्लेन पे से कितना पास होगा? ऐसे निकल जाएगा फील्ड लाइंस हाँ तो प्लेन को पियर्स करके तो एक भी नहीं जा रहा। आ, पियर्स मतलब ब्रेक करके। हाँ देखो ये जो पॉइंट चार्ज है ऐसे निकल गया, हाँ बट प्लेन को ब्रेक करके तो नहीं गया ना, नीचे उसके वाले भी ऐसे हाँ निकल जाएंगे, उसके थ्रू नहीं जा रहा। थ्रू नहीं जा रहा, परफेक्ट। हाँ तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। 0। अब हाँ इसको समझने का एक और तरीका है, इसका एरिया वेक्टर ये होने वाला है, हाँ और यहाँ पे इस प्लेन में फील्ड कैसे होती? ये होती हाँ इस तरीके से। तो 90 एरिया डिग्री। वेक्टर के तो परपेंडिकुलर हो गया फील्ड। हाँ थीटा कितना आ गया? 90। 90। तो डायरेक्टली फ्लक्स कितना आ गया? 0। 0। समझा क्या? यस सर। जिस भी बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर लो। बोलो प्रत्युष। सर फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नो, फ्लक्स का मतलब है एरिया, गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके, पृथ्वीराज बोलो। सर उसको एक भी पियर्स नहीं करेगी, आप कैसे बोल सकते हो? इसलिए कर बोल सकते सकता हूं ना, पॉइंट चार्ज है। हाँ सर। पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी यस सर, सभी सब तरफ, डायरेक्शन में। हाँ राइट? एरिया के ऊपर से भी ऐसे निकल जाएगी, और नीचे वाली तो ऐसे निकलेंगी, सही? मतलब सर एंगल ऐसे पे ऊपर नहीं जाएगी एंगल पे, ऊपर जाएगी, ये लो। और बाहर कहाँ से निकलेगी फिर? ऐसा सर्कल बनेगा ना? स्फीयर बनेगा, हाँ स्पीयर। स्फीयर बनेगा, ऐसे बाहर निकल जाएंगी सब जगह। ये प्लेन में से कितनी पास होगी? 0। ओके, मतलब दूर से जाएंगे ऐसे, ऐसा करें आप? दूर से जाएंगी मतलब मतलब अरे ये निकल गई ना, हाँ यस सर, निकल गई। ये पीछे से आई और ऐसे निकल गई, ऐसा हाँ लगेगा, हाँ हाँ, ऐसा। स्क्वायर से नहीं जाएगी उस। बट इसको ब्रेक करके नहीं जाएगी, हाँ सर। करेक्ट? यस सर। ओके, पंक्ति आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा एक क्या डाउट है। मोहम्मद अजलान बोलो बच्चे। तो बच्चे एक सिंपल डाउट था, तो यार हाँ मोहम्मद अजलान बोलो बच्चे। सर जो लाइंस है फ्लक्स की वो सरफेस से होके गुजर रही है ना, बस उतना ही डाउट था। हाँ पंक्ति। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, थीटा कितना है बच्चे? 90। थीटा अगर 90 है तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। किसी बच्चे को कोई डाउट? आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व करो।
सर म्यूट कर दूं? हाँ तब तक कर लो। हार्मिक सही है आपका आंसर। मोहम्मद आदिल गलत है बच्चे। आंसर इज 0। कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। शिवांग। यस सर। बच्चे देखो, यहाँ वाला एरिया वेक्टर जो कर्व सरफेस एरिया वाला है वो तो हमेशा हाँ। फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। हाँ। तो यहाँ का फ्लक्स तो क्या हो गया? 0। कर्व एरिया का 0 हो गया। हाँ। अब मान लो एरिया वेक्टर मैंने आउटसाइड द प्लेन माना है, तो इधर आउटसाइड द प्लेन, हाँ। राइट? तो हाँ। यहाँ पे कितना आएगा? ई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। हाँ। कॉस 0। हाँ। यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना आएगा? माइनस ई पाई आर स्क्वायर। माइनस ई पाई आर स्क्वायर। हाँ। नेट कितना आ जाएगा? 0। नेट 0 हो जाएगा। करेक्ट। सर ये सॉलिड है तो ऐसे अंदर नहीं अब होगा? सुनना मेरी बात को। आपको हाँ। याद है मैंने बोला था कि है ना, जब लाइटनिंग गिरती है, बिजली गिरती है, तो कंडक्टर के अंदर बैठ जाओ, कार के अंदर बैठ जाओ, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बराबर। नहीं आता। बोला था। हाँ। हाँ यहाँ बोला अब हम था। वहीं पे आ रहे हैं। हो क्या रहा है, जब भी आप कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट लेते हो, एज इन ये, और फील्ड लाइन बाहर से आ रही है, राइट? यस सर। तो जो आ रही है वो बाहर निकलेंगी भी सही। हाँ। तो नेट फ्लक्स कितना आया? कुछ एंटर हुआ और कुछ एग्जिट कर गया। जितना हाँ। एंटर हुआ उतना ही एग्जिट कर गया। हाँ। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। 0। यहां से हाँ। कुछ एंटर किया, उतना ही एग्जिट कर गया। यस सर। अब ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज ऐसी होती है कि एक ये ऑब्जेक्ट है और चार्ज मैंने यहाँ पे रख रखा है क्यू, यस। प्लस क्यू। हाँ। तो अब क्या होगा? एग्जिट हो रहा है। सिर्फ एग्जिट हो रहा है, एंटर तो हो ही नहीं रहा। अच्छा। समझा? तो इसमें फ्लक्स हाँ। क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। समझा? यस सर। तो अगर अंदर से ओरिजिनेशन होता क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में, तो हमारा हाँ। क्या आता? नॉट इक्वल टू 0। नॉट क्योंकि इक्वल। ओरिजिनेशन बाहर से है और ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम, लेकिन मेरा अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरा सिर्फ ये प्लेन है, राइट? तो प्लेन में तो क्या है, सिर्फ पियर्स करके जा रही है बाहर, अगर फील्ड आ भी रही है तो पीछे से ऐसे।
हाँ सर। राइट। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 0। बट यही प्लेन के पीछे एक और प्लेन बना दो ऐसा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये एंटर भी कर जाएंगे फिर, राइट। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। समझा क्या, प्रोवाइडेड ये यस। कंप्लीट हो, ऐसा हुआ है ना। हाँ समझा क्या, किसी बच्चे सर, को कोई इधर आप डाउट। नेट की बात कर रहे हैं ना, इक्वल टू 0 हमेशा वाला। ही नेट की बात करते हैं, हमेशा ही हाँ। नेट की बात करते हैं। यस। फ्लक्स इज ऑलवेज नेट। कितनी ओके। नेट फील्ड लाइंस पास करी, यस राइट। सर। तो कुछ एंटर करिए कुछ एग्जिट करिए, तो नेट तो कितना हुआ, 0 हो गया। समझा क्या। यस सर। इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउट, देन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी एज शोन, जो बता रखा है। 3 पार्ट है, लेफ्ट फेस, राइट फेस एंड कर्व। लेफ्ट के लिए -πr² e इंटू -πr², क्योंकि cos 180 है। राइट के लिए है ना, ये आएगा। हाँ। और कर्व के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। कर्व वाले हमेशा ही, तो 90 नेट कितना आ डिग्री जाएगा, का। हमेशा 0 आ जाएगा। यस। किसी बच्चे को कोई डाउट नो सर। आगे आप डिस्कस करना चाहोगे, या फिर मैं किसी और के साथ करूं। कर लेंगे सर। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जो फ्लक्स है वो हाँ। किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज इनसाइड के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल फंडा है, चार्ज जितना होगा उतनी फील्ड लाइंस होंगी और उतना ही फ्लक्स होगा। समझा क्या। यस सर। तो फ्लक्स इज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, ये जब सर्कल लगाते हैं इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ओके, यस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनसाइड की बात करेंगे, राइट। आउटसाइड की बात नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, RHS में वी विल ओनली कंसिडर चार्ज इनसाइड। LHS में जो फील्ड आएगी वो दोनों चार्जेस के कारण आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू इनसाइड as well as outside charge। बट यहां पे हम सिर्फ इनसाइड चार्ज ही कंसिडर करेंगे, यस सर। आउटसाइड चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि आउटसाइड चार्ज का हमेशा ही फ्लक्स 0 हो जाता है। हाँ वो। यस सर। बिकॉज फ्लक्स ऑफ Q out is equal to 0। किसी बच्चे को कोई डाउट, ये यहाँ पे मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ इसको हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, मैं इस पे पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा यहाँ वाली चीज पे जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, the field is due to both inside and outside charge. However, on the right hand side, we will only consider inside charge, क्योंकि outside charge का फ्लक्स हमेशा ही 0 होता है। क्लियर है। यस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। However, Qin only represents charge inside because flux due to Q out will be 0. Okay, यस। इस क्लोज्ड या फिर गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है, इट कैन बी एक्चुअल और हाइपोथेटिकल सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज। ये जो क्लोज सरफेस है या गॉसियन सरफेस है, क्या हो सकता है, रियल सरफेस हो सकता है या हाइपोथेटिकल सरफेस हो सकता है जो चार्ज को क्या करे, एनक्लोज करे। इसका क्या मतलब है, धीरे धीरे अभी आगे समझ में आएगा। जब हम हाइपोथेटिकल सरफेस कंसिडर करते हैं टू एनक्लोज अ चार्ज, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमें बाय ड्राइंग इट। पहली चीज, सिमेट्रिकल हो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड इट शुड पास थ्रू द पॉइंट जहां पे फील्ड निकालनी है। बेसिकली होता क्या है,
गॉस लॉ से हमने जो डेरिवेशन किए थे ना पहले, वो लंबे लंबे डेरिवेशन है ना, कॉस थीटा वो सब निकाल के, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं 3 या 4 स्टेप्स में मैक्सिमम, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जब हम क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, ऐसा कंसिडर करो कि सिमेट्रिकल हो, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस दिया जाता है ना, आर डिस्टेंस पर है। अब वो आर डिस्टेंस राइट होगा लेफ्ट होगा पता नहीं, तो इसलिए सिमेट्रिकल लो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो पॉइंट से पास करे, मतलब वो आर डिस्टेंस ही लेना, R1 मत ले लेना, क्योंकि हमें आर डिस्टेंस पे निकालना है। आर डिस्टेंस पे निकालोगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट से पास करेगा, राइट? यस थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकली भी ये सारे पॉइंट दिखाऊंगा। यस प्रेफरेबली ए वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस शुड बी पैरेलल टू ई वेक्टर। प्रेफरेबली ऐसा रखो कि पैरेलल आ जाए, ताकि cos 0 आ जाए, नहीं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, राइट? तो फ्लक्स अगर मेरा ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस, तो क्यू इन कितना होगा, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए, राइट? यस इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस leaving the conductor is greater than entering the conductor, then net flux will be positive, and if more lines enter as compared to leaving, then net flux will be negative. Okay, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस हेलो हाँ बच्चे, just give me a minute. यस ये नोट्स भेजे हैं क्या मैंने आप लोगों को? कंप्लीट नोट्स आपने कल भेजे थे। भेज दिया था ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, net flux 0 through any closed surface because then E or E may not be 0. अगर फ्लक्स 0 भी है तो भी जरूरी नहीं है फील्ड 0, इनसाइड 0 हो सकती है, क्योंकि जितनी बाहर निकलेगी ये, जितना फ्लक्स निकला है तो नेट फ्लक्स तो 0 है, राइट? गॉस लॉ हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के इन क्वेश्चन वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दो तो बाकी जगह निकालने में काम आता है। अगर पॉइंट चार्ज है तो हमारा क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। कैसे देखना, ये पॉइंट चार्ज है, मुझे आर डिस्टेंस अवे निकालना है फील्ड, तो आर डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है। तो मेरा जो हाइपोथेटिकल सरफेस है वो क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया, यस राइट? अब मैंने मान लो एरिया वेक्टर को मान लिया रेडियली आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है। फील्ड मेरी किधर जाएगी बच्चे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड भी मेरी इधर जाएगी, करेक्ट? अब मैं अगर गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो गॉस लॉ क्या होगा, E डॉट डी ए का लाइन इंटीग्रल इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये आ जाएगा E, है ना, डी ए की जगह पाई आर स्क्वायर कॉस 0, और क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, राइट? क्योंकि वो लाइन इंटीग्रल क्या डिनोट करता है, क्लोज सरफेस डिनोट करता है, इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक्चुअली ये एरिया मैंने गलत लिखा है, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया ना एरिया, तो राइट? तो E कितना आ गया, Q by 4 pi epsilon naught into r square. Can I write this as KQ by r square? यस Right? तो पॉइंट चार्ज का तो r डिस्टेंस अभी वही आता है, समझा? यस तो मैंने कहा था अभी आपको फिगर से समझाऊंगा पॉइंट चार्ज में कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, राइट?
तो गॉसियन सरफेस कैसा बना रहे हैं हम, आर डिस्टेंस अभी निकालना है, तो ये गॉसियन सरफेस बना दिया, करेक्ट। ये कैसे मतलब किया? आर डिस्टेंस अभी बनाना है ना, फील्ड निकालना पर है। हर स्फीयर के हर पॉइंट से करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि हमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर डिस्टेंस हाँ सेंटर से समझ। फ्रॉम सेंटर, दैट इज Yes. द एजेंडा। हाँ ओके, अच्छा तो स्मॉल आर डिस्टेंस मतलब कहीं भी या कहीं भी बन सकता है, हाँ करेक्ट। हाँ इसके लिए ई डी ए cos sorry is equals to q inside by epsilon naught, करेक्ट। ई डी ए, अब ये ई कितना है, ई 4 पाई आर स्क्वायर cos 0 q inside by epsilon naught, यस तो ई कितना आ जाएगा, q बाय 4 पाई epsilon naught आर स्क्वायर या फिर के क्यू बाय आर स्क्वायर, समझा क्या? यस सर। मैंने एक चीज बोली थी कि इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा फील्ड जीरो होती है, इनसाइड अ कंडक्टर फील्ड हमेशा जीरो होती है। कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हाँ तो डीवी क्या होगा, जीरो होगा। हाँ डीवी जीरो है, ई यस माइनस डीवी बाई डी आर होता है, हाँ हाँ तो बराबर। फील्ड जीरो हो गया, राइट। एक पॉइंट मैंने बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने कहा था मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। A charged conductor of any shape is an equipotential surface. If it were not so, then charge will flow हाँ from हाँ one end ये to another, बोला which is था। not the case. इसके बाद मैंने कहा था ये ब्रैकेट में बाद में समझाऊंगा। हाँ यस सर। From this we say that charge resides on the outer surface of a conductor. Electric field inside a conductor is zero, that is dV is zero or V is constant at all points inside the conductor. No work is done inside, या no work is done moving a charge inside a conductor, क्योंकि फील्ड वो नहीं है। अब यही चीज मैं समझा रहा हूँ, देखते जाना कैसे। आगे बढ़ो। ये मैंने कंडक्टर कंसिडर किया, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में चार्ज कहाँ लाया करेगा, कंडक्टर के बाउंड्री पे करेगा, सर्कमफेरेंस हाँ बाउंड्री। ठीक है। अब मुझसे दे रखा है जो पॉइंट है आर डिस्टेंस अवे, वो ये स्मॉल आर है, करेक्ट। हाँ अब ये स्मॉल आर है, तो आर स्मॉल आर का एक स्फीयर ये बन जाएगा। यस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी ए अगर आप 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेते भी हो तो क्यू इन कितना है, जीरो ही है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। बट ये सेम चीज सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है। हाँ क्योंकि सॉलिड में होगा क्या, सॉलिड में बच्चे अगर सब चार्ज जगह चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वैसा, तो हमें दिख रहा है इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर क्या आ रही है, फील्ड जीरो आ रही है। जीरो हाँ नेक्स्ट, अगर लाइन चार्ज दे रखा है, लाइन चार्ज की फील्ड निकाली थी हमने, हाँ याद है क्या कुछ, हाँ हाँ याद है। बोलू क्या निकाली थी, के लैम्बडा बाय आर, एक्स कंपोनेंट था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और वाई कंपोनेंट था के लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस साइन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए 2k लैम्डा बाय आर था, हाँ राइट। ये इनफाइनाइट वायर ले लिया, इस पे चार्ज बाउंड्री पर ही है,
यस ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक कर रहा है और चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव ही है। Sorry. तो फील्ड क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज मान लूं तो फील्ड तो सब डायरेक्शन में निकालना लगेगा, राइट? बट नीचे भी पूरा वायर एक्सटेंड करता है तो मैं कह सकता हूँ ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी हर जगह। हाँ। रेडियली होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ वाले चार्ज की वो उसको ऐसे ले जाएगा। तो पूरे उसमें मुझे दिख रहा है कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी? हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होंगी। वो क्या कहते हैं, किसी भी एंगल पे नहीं होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस अब अगर ऐसे होंगी और मुझसे कोई कहता है कि आप r डिस्टेंस अवे फील्ड निकालो, तो r डिस्टेंस अवे यहाँ भी हो सकता है, r डिस्टेंस अवे यहाँ भी हो सकता है, हाँ। कहीं भी हो सकता है, राइट? तो पहली चीज r डिस्टेंस का एक सर्कल बना लो। यस r डिस्टेंस का क्या करो? एक सर्कल बना लो। अब ये सर्कल नीचे भी लाई कर सकता है, हाँ। कहीं भी लाई कर सकता है। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बनाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर जैसा। हाँ समझ में आई बात? यस अब अगर सिलेंडर जैसा बन जाएगा, यहाँ पे ये सिलेंडर जैसा बन गया, राइट? तो जब मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा ई डॉट डी ए का, हाँ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ पे आएगा ई, ये डी ए देखना मैं क्या ले रहा हूँ, 2 पाई आर एल ले रहा हूँ, हाँ कॉस 0। 2 पाई आर एल क्यों लिया? क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जो फेस है, नीचे वाला जो फेस होगा यहाँ पे, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो गया? दो तरीके से समझ लो। एरिया वेक्टर हो गया ऐसे और फील्ड लाइंस तो ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ऊपर और नीचे वाले एरिया लेने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं तो सिंपल दिमाग लगा लो, फील्ड लाइंस हमेशा ही ऐसे निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस एरिया में से कितनी निकलेंगी? 0 निकलेंगी। तो इसका वैसे भी फ्लक्स 0 हो गया। तो हमें कौन सा एरिया लेना है? केवल और केवल कर्व सरफेस एरिया लेना है, which is q inside by epsilon naught, right? पर सर L तो आपने इन्फिनिटी लिया है। सुनो बता रहा हूँ। अब इसमें L नहीं बता सकता, q in नहीं बता सकता, दोनों नहीं बता सकता क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, करेक्ट? E कितना आ जाएगा? q in by L 1 by 2 pi epsilon naught into 1 by r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और q in by L मुझे नहीं पता, बट मुझे लैम्डा तो पता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस इसको मैं लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को 2k लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 by 4 pi epsilon naught है by r, 2k लैम्डा by r आ गया। समझा क्या? यस सर राइट? कैसे निकालते हैं ये सब डेरिवेशन जो मैं आपको ऐसे ऊपर से बता रहा हूँ, कहीं भाग के नहीं जाने वाला, सारी चीजें डिराइव करी है A to Z। ये कैलकुलेशन बस दिखा रहा हूँ, वील कम बैक टू दिस, है ना? यस इनसाइड आउटसाइड पॉइंट, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, सबके लिए लाइन चार्ज, सबके लिए डिराइव करिए, ठीक है? मैं ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू गेट यू द फील कि यार वो क्लोज सरफेस एरिया होता क्या है। और अगर बच्चों को नहीं चमकता ना, तो 4 ही चीजें होती हैं, वो भी मैंने मेरे नोट्स में लिख दिया। क्या क्या? कि हमारे किस किस टाइप के होंगे? पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बना देना, गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल चार्ज के लिए स्फीयर बना देना। लाइन चार्ज के लिए क्या बनाओगे? सिलेंडर बना दो। प्लेनर चार्ज के लिए क्या करोगे? प्लेनर चार्ज समझते हो कि भाई हमारी एक शीट है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक शीट है, राइट? और मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ऐसे, राइट? इनफाइनाइट लॉन्ग एक्सटेंड कर दिया। हाँ मतलब प्लेन है। आपके सामने एक दीवार है, आप जहाँ बैठो, ये दीवार प्लेन बन गया। ये इनफाइनाइटली आसमान में ऊपर तक जा रही है और जमीन में अंदर तक जा रही है, लेफ्ट और राइट में इनफाइनाइटली जा रही है, समझा? यस सर। अब इसको हमें एनक्लोज करना है, राइट? गॉसियन सरफेस बनाना है तो एनक्लोज करना है। तो एनक्लोज कैसे करूंगा इसको?
सैंडविच ऐसे खाते हो, हाँ 2 ब्रेड के पीसेस के बीच में रख दूं जो इनफाइनाइट हो, हाँ यस सर तो समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ ये दीवार को 2 इनफाइनाइट बड़े ब्रेड के पीसेस में रख दूं, तो 2 इनफाइनाइट यस वॉल्स लगा दो पैरेलली, एक सामने और एक इसके पीछे, यस सर तो हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो प्लेनर चार्ज के लिए किस तरह का होगा, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लेनर चार्ज के लिए प्लेन पैरेलल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हाँ एक आगे और एक पीछे। हाँ यस सर समझा क्या? यस कैसे सोचना है? हम्म किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भाई, मोहम्मद अजलान। सर नहीं समझा क्या नहीं समझा? सर। कौन सा वाला? स्टार्टिंग से पूरा नहीं लास्ट वाला समझा? प्लेनर चार्ज का जो था। प्लेनर चार्ज है, आपके सामने दीवार है, यस सर। राइट? यस सर। इनफाइनाइट बड़ी दीवार है, हाँ। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है। यस सर। अब मुझे इसको एनक्लोज करना है किसी चीज के बीच में, यस तो सर। ऐसा समझ लो ना कि आज ये सैंडविच बना देता हूँ इसका, मतलब उसी पे राइट? एक और दीवार वैसा डाल दूं। उसके सामने एक दीवार हाइपोथेटिकल और उसके पीछे एक दीवार हाइपोथेटिकल, यस सर। राइट? सर सैंडविच तो बनाते हैं ना, 2 ब्रेड के बीच में रख दिया एक पीस ऑफ पेपर, सर तो इनफिनाइट नहीं होगा ना, जैसे कि अगर सामने से इनफाइनाइट ही डाल, होगा। इनफिनाइट ही होगा ना। आवाज आ रही है क्या बच्चे? यस सर। ये इनफाइनाइट दीवार है, यस सर। राइट? अब इस दीवार को एनक्लोज कर दिया, यस सर। समझा? यस सर समझा। थैंक यू सर। वेलकम। जैनम, आपको डाउट था, क्लियर हो गया क्या बच्चे? जस्ट राइट यस और नो चैट बॉक्स में। अच्छा है अभी भी। हाँ जैनम बोलो। तो फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के लिए हम डिराइव कर सकते हैं। फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं निकाल पाएंगे ना, फाइनाइट लेंथ के लिए इसलिए तो बेसिक वाली टेक्निक बताई, क्योंकि फाइनाइट लेंथ में दिक्कत पता है क्या आएगी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एंगल पे जाएगी। हाँ एंगल पे चले जाएंगे, राइट? तो वहां पे है ना, क्या होगा कि जो ऊपर वाले जो एरियाज है ना, बेस एरियाज, उनको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, राइट? अच्छा इसलिए तो दोनों पढ़ाए जाते, नहीं तो दूसरे बताने की क्या ही जरूरत थी। हाँ यस सर, मतलब सिर्फ ये 4 केसेस में एप्लीकेबल है। इन 4 केसेस और इसके एप्लीकेशन देखेंगे बहुत सारे। ओके अच्छा यस फाइन। तो शिवांग, यस charge inside a conductor is 0 because if there is q inside, electric field inside will not be 0, right? And if electric field inside is not 0, charges will rearrange and will cancel out. अगर फील्ड नहीं होगी, सुनना बात को, हाँ यहाँ पर है, या अगर मैंने चार्ज दे दिया, या यहाँ पे मेरी कहीं फील्ड एग्जिस्ट करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट करती है तो चार्ज क्या करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो अंदर वाला चार्ज गायब होके फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पहुंच गया, तो अंदर कितना चार्ज बचा, 0। हाँ अंदर चार्ज 0 बचा तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ उधर राइट? तो कैसे भी समझ लो फील्ड 0 ही होती है, और ऐसे समझना चाहते हो नहीं पहले 0 नहीं होती, बट चार्ज डाला स्टार्टिंग में 0 नहीं है, बट मतलब नैनो सेकंड में वो क्या हुआ, फील्ड के कारण चार्ज बाउंड्री पे पहुंच गया, क्योंकि फील्ड है तो चार्ज पे फोर्स लगेगा तो उस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो उधर मूव कर जाएगा, नेगेटिव है तो उसके अपोजिट मूव कर जाएगा। दोनों केस में कहाँ पहुंच जाएगा, बाउंड्री पे पहुंच जाएगा। और बाउंड्री पे पहुंचते ही अगेन वही कहानी, अंदर तो 0 हो गया चार्ज, चार्ज 0 हो गया तो फील्ड 0 हो गई। समझा क्या? यस उसको एट द स्टार्ट ही हम ये कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। क्लियर है? यस ओके। इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन नॉट को हम किससे चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के। क्या ये बात समझ में आई? लॉजिकल है, सिंपल, राइट?
यस अब जो सारे चार्ज पॉइंट्स लिए थे उनको एक एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट r डिस्टेंस अवे यूजिंग गॉस लॉ। वी नो, हमें पता है k q by r स्क्वायर होती है। वी हैव टू फाइंड दिस यूजिंग गॉस लॉ। ओके, यस क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस अवे, r यहां भी हो सकता है, r यहां भी हो सकता है, r यहां भी हो सकता है। तो फॉर दैट लेट्स ड्रॉ अ स्फीयर, स्पेसिफिक रेडियस। हाँ right? So we have to find electric field at a point which is r distance away, but its location is not specified. Hence, we can draw an imaginary sphere called Gaussian surface of radius r, as our point can lie anywhere on it. Symmetrical हो गया, right? Now, यस imaginary Gaussian surface दिख गया ये हमें. E dot dA is q inside by epsilon naught. If q is positive, let area vector be outside, and if q is negative, area vector को inside ले लेते हैं. उससे फायदा क्या होगा? अगर q पॉजिटिव हुआ तो फील्ड बाहर होगी, तो एरिया को भी बाहर ले लो, cos 0 हो गया. और अगर ये नेगेटिव हुआ तो फील्ड अंदर होगी, तो उसमें एरिया वेक्टर को भी अंदर ले लेना ताकि cos 0 वाला होगा. हाँ राइट? यस तो हमें पता है लाइन इंटीग्रल मॉड ऑफ e into 4 pi r square cos 0 is q inside by epsilon naught, है ना? एरिया of Gaussian surface enclosing the charge. We can remove line integral as surface assumed is closed, right? यस E की वैल्यू कितनी आ गई? q by 4 pi r square epsilon naught. That is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. That is k q by r square. आया समझ में? यस Calculation of electric field due to charge conducting sphere at points inside it, outside it, and on it. Right? अब एक चीज ध्यान रखना, आगे जब भी है ना ऐसे देंगे ना चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब सॉलिड ही होता है. मैंने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, हॉलो और सॉलिड मान के. बट क्वेश्चंस में जब भी कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है चार्ज, तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? सॉलिड. हॉलो के लिए वो क्या वर्ड यूज करते हैं? हॉलो के लिए वो वर्ड यूज करते हैं शेल. शेल अंदर से एम्प्टी होता है, राइट? दैट इज अ टेक्निकल, है ना, डेफिनेशन. तो वो चीज ध्यान रखना. तो अभी मैंने तो दोनों को ले रखा है. स्फीयर इज कंडक्टिंग, हेंस hollow or solid sphere will give same results as charge will reside on the outside surface only. ये है चार्ज क्यों दिया. अब पॉइंट्स ले लो आप, A B C. Radius of sphere is r, charge on sphere is q. We have to find electric field at A, B and C points पे. तो जब मैं C पे निकालूंगा, राइट, तो ये गॉसियन सरफेस होगा. जब B पे निकालना है तो ये गॉसियन सरफेस होगा. और A पे निकालना है तो ये गॉसियन सरफेस होगा. यस करेक्ट? यस तीनों केस में E 4 pi square cos 0 q inside by epsilon naught E in 0 हो जाएगा, राइट? EB कितना आ जाएगा? दिस. हाँ करेक्ट? यस और आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना आ जाएगा? k q by c square. क्लियर है क्या? यस कोई डाउट? नो. Okay. For non-conducting hollow sphere, results will be same. देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टिंग स्फीयर है. कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कंडक्टर. अब कंडक्टर मान लो मैंने सॉलिड ले लिया, सॉलिड कंडक्टर है तो चार्ज फ्लो कर सकता है. यस यहाँ पे मैंने चार्ज रखा अंदर, कंडक्टर है तो चार्ज क्या करेगा? फ्लो करके बाहर आ जाएगा. हाँ तो चार्ज कहाँ आ गया? बाहर आ गया. बाउंड. हाँ समझा? यस ऐसे केस में चार्ज हमेशा ही कहाँ रिसाइड करेगा? बाउंड. आउटसाइड सरफेस पे. हॉलो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉलो में तो रहता ही बाहर है.
अंदर हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है, हवा में थोड़ी रहेगा चार्ज। यस बट दिक्कत कंडक्टिंग सॉलिड में आती है, डिफरेंस कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में आता है। ठीक है, हॉलो में तो हमेशा ही बाहर रहने वाला है, ये सॉर्टेड है। यस सॉलिड में अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है, डिपेंड करेगा कि अगर वो कंडक्टर है तो नहीं रह सकता अंदर, क्योंकि तब तो बाहर आ जाएगा। हाँ। राइट, तो रिजल्ट हमने देख लिया। अब देखना मैं जो नेक्स्ट बता रहा हूं वो क्या है। नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर, रिजल्ट विल बी सेम। आप भाई नॉन कंडक्टिंग रखो या कंडक्टिंग रखो, हॉलोस्फीयर में चार्ज तो बाहर ही रहने वाला है। हाँ। राइट, तो ई Yes. इनसाइड तो अभी भी क्या रहेगा, 0। हाँ। ई बाउंड्री कितना होगा, k3/r²। और यस यहां वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, c डिस्टेंस अवे, k3/c²। यस राइट, यस चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है बच्चे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में। दोनों में डिफरेंस समझना। यस एक बनाया कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग सॉलिड में क्या है, जो भी चार्ज अंदर दिया बाउंड्री पे मूव कर गया। हाँ। Q moves to boundary यस implying Qn कितना है, 0। 0 बट अगर मैंने ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बना दिया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, तो क्या Q बाहर मूव कर सकता है, No. नो। नॉन कंडक्टिंग है बच्चे, हाँ। कंडक्टर पे चार्ज मूव करता है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर पे मूव नहीं करता है। हाँ। समझ में आ रही बात, चार्ज कांट मूव आउटसाइड as solid sphere is non-conductor यस or insulator. So this implies Qin is not equal to 0. This implies En is not equal to 0. समझा क्या यस डिफरेंस? देखो, कंडक्टिंग हॉलो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाउंड्री पे ही है, अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अंदर ना रहे और यहाँ पे अंदर रह सकता है, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर सॉलिड के केस में। डिफरेंस समझ में आया क्या? यस किसी बच्चे को कोई डाउट? तो फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर results will be same as conducting sphere at points. Results same होंगे on it and outside it, but will be different for inside point. Inside Yes. point के लिए कहानी चेंज हो जाएगी। यस बोलो जन्म। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज एक साइड पर आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एक साइड पे नहीं, पूरी बाउंड्री पे बाहर आ जाएगा ना। तो पर मतलब चार्जेस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होंगे यूनिफॉर्मली, तो क्यों नहीं मतलब होंगे, पहले तो बताओ। कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ राइट, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे डिवाइड होगा, इस तरीके से डिवाइड अच्छा होगा नहीं, कि हाँ पोटेंशियल। बराबर। समझ में आई बात? हाँ, मैं एक्सटर्नल Right. फील्ड का बस इन्फ्लुएंस सोच रहा था। हाँ ठीक है। हाँ तो शिवांग, यस for non-conducting solid sphere it can have charge inside it also, as it is non-conducting, hence charge can't flow to rearrange itself. समझ में आई बात? यस तो calculate electric field due to uniformly charged solid। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर कहेंगे ना बच्चे, तो उसका मतलब ही नॉन कंडक्टिंग होगा।
क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज किया है तो हमने क्या किया है, अंदर भी दे दिया चार्ज, ठीक है। हाँ बराबर। एनीवेज एट पॉइंट्स इनसाइड इट, ऑन इट एंड आउटसाइड इट, सब जगह कैलकुलेट करना है। नॉन कंडक्टिंग है सॉलिड स्फीयर, तो हमें क्या क्या गिवन है वो देखते जाते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर आर गिवन है, चार्ज गिवन है क्यू, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यस यस So at points inside the sphere, ये गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, स्मॉल ए एरिया का बनेगा, सॉरी स्मॉल ए रेडियस का बनेगा। इसमें Yes. चार्ज इनसाइड कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, यस यूनिफॉर्मली डिवाइड हुआ है तो करेक्ट। यस तो क्यूब बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई ए क्यूब, तो क्यू ए क्यूब बाय आर क्यूब आ जाएगा। अब E डॉट डी इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई ए स्क्वायर cos 0 क्यू ए क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, या ए स्क्वायर ए क्यूब है तो कैंसिल होके क्या आएगा, क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यस कितना आ गया, के क्यू ए बाय आर क्यूब आ गया। यस याद है ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी आती है, जी एम ए बाय आर क्यूब। ग्रेविटेशन हाँ बराबर, याद आया याद आया। यस सर। कैलकुलेशन, ये तो हॉलो स्फीयर है, ये था कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एट पॉइंट, कौन सा कंसिडर करेंगे, इनसाइड इट बी वाला, यस राइट। ये तो एट पॉइंट आउटसाइड इट है ए, ये बी है, इनसाइड इट, राइट। यस जी एम R1 बाय आर क्यूब आ गया। मैंने कहा था ये अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे ना तो विद इन मिनट आंसर आ जाएगा, उतना डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, मतलब रादर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये लिखो और आंसर। यस समझा क्या। यस नेक्स्ट फॉर पॉइंट ऑन इट के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि वो तो डायरेक्टली आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और 0 क्यू इनसाइड बाय, आउटसाइड के लिए के क्यू बाय सी स्क्वायर डायरेक्टली, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊंगा फॉर कंडक्टिंग सॉलिड हो या हॉलो या नॉन कंडक्टिंग हॉलो, तीनों का रिजल्ट सेम ही रहता है। कंडक्टिंग में तो हॉलो सॉलिड सेम ही रहता है, और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो बिहेव्स एज कंडक्टिंग हॉलो, करेक्ट। तो सबके लिए क्या होगा, ई इन तो 0 ही रहेगा। तो बेसिकली ग्राफ ऐसा है, ये यहाँ पे ये यहाँ तक है, और आर पॉइंट पे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज ओपन डॉट, दिस इज क्लोज डॉट। ओपन डॉट क्लोज डॉट के फंडामेंटल आपने फंक्शंस में पढ़े होंगे कि आर पे ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू नहीं है, राइट। यस तो दिस इज द ग्राफ। किसी बच्चे को कोई डाउट, ओके। यही चीज अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करूं तो इन के क्यू बाय ए है, सॉरी के क्यू ए बाय आर क्यूब है, आउट के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इनवर्सली, राइट। यस ये है इनसाइड और आउटसाइड ये है। यस समझा क्या। यस इनसाइड ये क्यों आया, ये समझा, हाँ वो बिकॉज इज ग्रेविटी में क्या प्रोपोर्शनल टू ए A. मतलब हाँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यस डायरेक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन यस पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कोई सी नहीं है कांस्टेंट। समझा क्या। हाँ यस नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly Uniformly charged long wire. long wire at point r distance away, Yes. right? Yes. तो r distance away अगर point है तो क्या हो रहा है, r distance यहाँ पे भी ले सकता हूँ, right? Yes. यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ, Yes. राइट? तो क्या करना पड़ेगा, हर जगह सर्कल बनाते जाओ। ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया, ऐसे n नंबर ऑफ सर्कल्स बनाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर बन जाएगा। Point P can lie anywhere at distance r, hence we have considered cylindrical Gaussian surface, so that point can lie anywhere on it, Yes. right? E dot Yes. dA is q inside by epsilon naught, e 2 pi rl cos 0, q inside को lambda l लिख सकता हूँ epsilon naught, क्योंकि मैं l डिफाइन नहीं कर सकता था तो l कैंसिल हो गया, तो lambda by 2 pi epsilon naught r या 2 lambda by 4 pi epsilon naught r, that is 2k lambda by r। समझा क्या? Yes. कोई डाउट? No. अब due to infinite plane sheet charge uniformly, दिख रहा है इंफिनिटी तक जा रही है, Yes. राइट? तो Yes. इसको मैं साइड व्यू से, जो मैंने कहा था सैंडविच वाला व्यू, साइड व्यू से दिखाऊंगा अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे लेट दिस बी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, इधर एक और इधर एक, टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स एनक्लोज द गिवन शीट, दैट इज दीज टू शीट्स आर गॉसियन सरफेस, Yes. करेक्ट? अब Yes. E डॉट डी ए इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो एनक्लोज कर रहा है वो चार्ज 2a है, सॉरी एरिया 2a, एक तो ये और एक ये, इसका Yes. अगर a है तो इधर वाले सरफेस के लिए a और इधर वाले के लिए a, क्लोज इंटीग्रल चाहिए ना, तो टोटल एरिया चाहिए होगा, राइट? Yes, sir. और q इनसाइड कितना सिग्मा है, क्योंकि मुझे Yes. चार्ज पर यूनिट एरिया पता था, आई हैव अज्यूम्ड इसका एरिया a, तभी तो इसका भी ए लिया, इसका भी ए लिया, राइट? Yes. तो Yes. कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? Yes. आर्बिट्री शेप का अगर कोई दे रखा है हमें, राइट, और वो आर्बिट्री शेप के लिए हमें बता दें कि भाई आपका गॉसियन सरफेस ये है, गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे, वही उसी को यूज करके सॉल्व कर देंगे। ई डॉट डी एस तो अगर एरिया बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Yes. समझा क्या? Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रशअप नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? Yes. इसको नोट डाउन करो अच्छे से, है ना, समझो, कल ही हमारा लेक्चर है, इसके ऊपर अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कल पूरे लेक्चर, ठीक है? इसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि ट्यूसडे को नहीं होता, ट्यूसडे को कॉलेज का, वेडनेसडे को, सॉरी वेडनेसडे थर्सडे, तो आपके पास एक दिन का टाइम है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, एब्जॉर्ब करो, ठीक है? अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे आगे, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको आगे, ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी अब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इस पर, ठीक है? मतलब प्रोबेबली मैं देखूंगा शायद वेडनेसडे थर्सडे दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक मैं आपको, है ना, मतलब रिलेशन समझाना चाहता हूँ जो फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो आप क्या करो, आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड के सारे फॉर्मूलेज हैं, पोटेंशियल और क्या कहते हैं फील्ड के, तो आप एक पेज में डिवाइड करो और यहाँ ग्रेविटेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, है ना, आपके सॉलिड स्फीयर सबकी लिख दो, फिर पोटेंशियल लिख दो, साथ में से इलेक्ट्रोस्टैट्स का वही पैरेलली लिखते जाओ। जो जो पता है वो उसके आगे भर देना, पॉइंट चार्ज का हमें ना पोटेंशियल पता है, लाइन चार्ज का नहीं पता तो उसको छोड़ देना,
तो जब मैं Yes. भरवाऊंगा ये वाला बताते जाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, तो आपको Yes. रिलेशन समझ में आ जाएगा कि यार ये हाँ. सब सेम है। समझा क्या? Yes. ओके। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ क्वेश्चंस दे दो इसके। मैं दे दूंगा, आई एम ओके विद दैट। क्वेश्चन दूं या फिर पहले आप इसको एब्जॉर्ब करना चाहोगे? दे दो ना सर, क्वेश्चन भी चलेगा। मोहम्मद अजलान बोलो बच्चे। सर एससीवी फुल करना है क्या आप? वो जो चैप्टर 29 है। अरे रुको तो सही, बता रहा हूँ मैं आपको। एचसीवी करना है कि नहीं करना वो छोड़ो। यस सर। उसमें है ना उन्होंने, उसमें है ना एचसीवी में शायद इन्होंने सॉलिड चार्ज दे रखा है आगे। सॉलिड नहीं दे रखा तो पूरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। हाँ, ये वाला तो कर सकते हो चैप्टर, आई गेस दिख रहा है मुझे। अभी हमने ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इसका ठीक है, थ्योरी रीड कर सकते हैं। कर सकते हो। इसमें एक सॉलिड एंगल आएगा, ये 3D वाला एंगल है। ये पहली बार पढ़ते हैं हम। ये मैं सिखाऊंगा, मेरे नोट्स में आ गए। यस सर। दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा था रिफ्लेक्शन में, मतलब बहुत थोड़ा था बट था। हाँ, तो उसको क्या है कि लोग ढंग से नहीं समझा पाते। मैं दिखाता हूँ। आइसक्रीम खाई है आपने, कोन वाली? यस सर। Yes. राइट। तो वहां पे जो एंगल बनता है ना 3D में, उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। दिखाता हूँ रखना बच्चे। जब हम आइस कोन वाली आइसक्रीम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, 3D में एंगल बनेगा। देखो दो लाइंस के बीच में तो क्या होता है, प्लेनर एंगल बनता है ऐसा। मतलब दो लाइंस के बीच में डायरेक्ट एंगल बनता है। बट यही चीज अगर मेरी ऐसे इनफाइनाइट लाइंस हो इसके बीच में, राइट, यस सर। ऐसा, इनफाइनाइट लाइंस के बीच में क्या होगा, ये है, ये है, ये लाइंस कहाँ है, बाउंड्री पे जा रही हैं। दिख रहा है आपको? Yes. यस सर। तो यहाँ पे इन बाउंड्रीज के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, बिकॉज ये एक सॉलिड सरफेस है जो कि यहाँ पे आपको प्लेन दिख रहा है। हाँ. ये होता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ गॉस लॉ। करेंगे अपन, जब जहां जरूरत होगी उसको करेंगे। बट यस। पहले गॉस लॉ की बेसिक चीजें देख लेंगे। Yes. मैं आप लोगों को है ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप कर सकते हो। एरिया वेक्टर वाले पढ़ लिया ना आपने, तो उसके हाँ. बेसिक क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। ठीक है, और आप इसको लिखो और एब्जॉर्ब करो। आज रात तक मैं आपको है ना एरिया वेक्टर वाले क्वेश्चन दे दूंगा, Yes. तो उससे आप कर लेना, फिर आगे अपन देखते हैं। ठीक है, Yes. किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? ओके, तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे।